Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 13 December 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, लोकसभा पासिस बिल फॉर विमेंस कोटा इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी. अब आप सभी को पता है कि कल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है. उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को क्या करके रखा है, डोमिनेट करके रखा है कि आर्टिकल 370 जिसे हमने स्क्रैप कर लिया था वो अभी भी यहाँ पर क्या रहेगा, बना रहेगा. सो द लोकसभा ऑन ट्यूजडे पास 2 bills टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 106th Amendment Act, which grants 33% reservation to women in Lok Sabha and State Assembly to the Union Territories of Puducherry and Jammu and Kashmir. तो यहाँ पर लोकसभा ने क्या किया है, 2 bills यहाँ पर पास किए हैं जो कि क्या करेगा, जो हमारा 106th अमेंडमेंट है, एक्ट है, जो क्या ग्रांट करता है आपका 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में. तो ये पुडुचेरी और आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पर इसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं इस बिल को एक्सटेंड किया गया है. इससे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल, ये भी पास होता है, एंड यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा, ये दोनों बिल यहाँ पर क्या होते हैं, पास होते हैं. तो यहाँ पर हम फर्दर देखेंगे तो इसका मेन पर्पस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बढ़ सके. कहाँ के लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी में. ओके, सो आपके लिए यहाँ पे छोटा सा बस अपडेट आ जाता है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है. चलिए आगे मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. तो आपको ये बताना है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है. ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैप याद हो तो इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पर आपका अक्साई चीन पड़ता है. फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट एंड नॉर्थ ऑफ नुब्रा, यहाँ पर आपकी नुब्रा वैली आती है. तो आपको ये बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, कि इसका क्या एडवांटेज है. आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है. पहला, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली. क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली वर्क करती है. नाउ सेकंड वन इज, इट इंप्रूव्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट. क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपकी कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होती है. थर्ड वन इज द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेचर को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है. फोर्थ वन इज, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो चेंज नहीं हो सकता है विदाउट इलेक्शन. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट, ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है. वीडियो के एंड में जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे. चलिए मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल. सो फर्स्ट आर्टिकल इज एन एंटी टेरर लॉ एंड इट्स इंटरफेरेंस विथ लिबर्टी. अब यहाँ पर 2 एक्ट की बात की जा रही. कौन सा 2 एक्ट है आपका, फर्स्ट है आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, FCRA 2010, एक हमारा एक्ट ये हो जाता है. दूसरा आता है आपका अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA एक्ट 1967. इसके अंडर क्या होता है कि कोई भी जो टेररिस्ट एक्टिविटी, इसमें मेनली जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा वेग है. तो मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो एक्ट है, इन दोनों एक्ट का यूज करके जो लिबर्टी है इंडिविजुअल की, आप कह सकते हैं लिबर्टी पर क्या कर रही है, इंटरफेरेंस कर रहा है. तो इस आर्टिकल में वैसे तो और भी कुछ नहीं है, बस मेनली एक केस के बारे में डिस्कस किया गया है कि अ जजमेंट ऑन 17 नवंबर 2023 बाय द डिवीजन बेंच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट. यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा एक जजमेंट निकाला गया है. मेनली क्या होता है, एक जर्नलिस्ट होते हैं
जर्नलिस्ट का नाम है फाहद शाह मिस्टर। तो उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे जो आपकी लोअर कोर्ट होती है उनके द्वारा, आपकी जो ट्रायल कोर्ट है और लोअर कोर्ट है उनके द्वारा बहुत सारे जो एलिगेशंस हैं उसको फ्रेम किए गए थे, चार्जेस को यहाँ पर फ्रेम किए गए थे और उनके ऊपर यहाँ पर लगाए थे। बट ये जो चार्जेस थे वो यहाँ पर डिटेन नहीं कर पाए किसके हाई कोर्ट में, और उन्हें क्या कर दिया गया, यहाँ पर जर्नलिस्ट को रिलीज कर दिया गया। तो ये पूरा यहाँ पर चलता है। मेनली उसमें जो वेरियस प्रोविजंस थे, ऑफेंसेस जो थे वो किसके अंडर थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 एंड वेल ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 13 एंड 18 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967। तो UAPA का आपका जो सेक्शन 17 और 18 है इसके अंडर इन ऑफेंस पनिशेबल जो ऑफेंस है इसके अंडर उन्हें क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था और उन्हें बेल नहीं दी जा रही थी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था कि उनकी हियरिंग पे हियरिंग की जा रही थी बट उन्हें बेल नहीं दी जा रही थी। प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने क्या किया था, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया, तो जो पुलिस थी आप ऐसा कह सकते हैं जिन लोगों ने उन्हें अरेस्ट किया, अरेस्ट जिस बेसिस पर किया, तो उन्होंने ये कहा, एलिगेशंस ये लगाए बेल जो आपकी बेल है उसके लिए डिनाई इसलिए कहा गया कि जो सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 है इसमें यहाँ पर मेरे लिए कहा जाता है कि प्राइमा फेसी जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर आपका प्रिंट किया है, जो आर्टिकल यहाँ पे सामने किया है, तो इसके कारण क्या कर रहा है वो पूरी तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी है एक तरीके से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ये टेरर कर रहा है और उसको हार्म करने की बात कर रहा है। सो हियर यू विल सी ऑन अ मैटर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ मिस्टर शाह's counsel had argued the charge under section 18 were legally unsustainable as the state had not linked his act of punishing an article with terrorist act punished under the law, to which the government sought to argue that publication of the article was an act of terror as it sought to harm property। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि इन्होंने जो आर्टिकल पब्लिश किया था तो इट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर, और ये क्या कर सकता था, जो प्रॉपर्टी थी इंडिया की जो रेपुटेशन थी, प्रॉपर्टी थी, ये इसको हार्म कर रहा था। ड्यू टू दैट रीजन हमने उन्हें क्या किया, UAPA के अंडर और FCRA के अंडर उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें बेल नहीं दी जा रही थी। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है आपकी, उनका जो एक्ट है ना, उनके एक्ट को एक तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि उनका यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो अरेस्ट और डिटेंशन की इसमें बात की गई कि UAPA अट्रैक्टिंग सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 टू सजेस्ट दैट द सेकंड शुड बी ट्रीटेड ऑन द अपर विद द फर्स्ट आउटरेज ऑल नोशंस ऑल कॉमन सेंस। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट थिंग किस चीज पर हमें यहाँ पर अरेस्ट करनी चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, अपने जो कुछ कॉमन सेंस भी होते हैं। ओके, सो आई होप अब आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसमें इतने ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो बस इसमें ये कहा जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, हमारी जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी उस पर इंटरफेरेंस कर रहा है। सो जो हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी है ऑल टुगेदर, सो ड्यू टू दीज स्टैट्यूटरी रूल्स, ये जो लॉज हैं, इन रूल्स हैं, इनके कारण कहीं ना कहीं कोर्ट क्या करती है, डिफाइन करती है इन लॉज को और अपने हमारे एक्शंस को, और उस बेसिस पर क्या होता है, हमारा जो फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, इसको ये हार्म करता है, वॉलेट करता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज पेटेंट एक्सक्लूजन, मद्रास हाई कोर्ट शोज द वे। अब यहाँ पर पेटेंट एक्सक्लूजन की बात की जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, आपकी दो तरीके की चीजें आ जाती हैं इन द रियल्म ऑफ फार्मास्यूटिकल पेटेंट की बात करते हैं। सो अगर पेटेंट होता है किसी भी ड्रग पर कुछ भी, तो उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, आपको पता होगा। जैसे कि कोई ब्रांड आ जाता है, हम यहाँ पर कपड़े खरीदने जाते हैं और कपड़े खरीदने गए, अगर हमने नॉर्मल मार्केट से खरीदा और आप किसी ब्रांडेड शॉप में जाते हैं, तो सेम क्लॉथ, जो आपका सेम पीस ऑफ फैब्रिक है, आप कह सकते हैं कोई भी क्लॉथ है, तो उसका जो प्राइस होता है कितना ज़्यादा डिफर करता है। मे बी देयर इज सम चेंजेस इन ब्रांडिंग, मतलब ब्रांड में आपकी कुछ अच्छी क्वालिटी की क्लोथ्स मिल जाए, बट अगर आप देखेंगे कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल शॉप एंड द ब्रांडेड शॉप, जो भी आपके ब्रांडेड है कपड़े आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सेम गोज विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज। यहाँ पर अगर आपने किसी भी ड्रग को क्या कर दिया, पेटेंट दे के रखा है, उसमें अभी क्या है, आपका पेटेंट है, तो इससे क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर ड्रग का जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, डिसीज होती है, लाइक TB हुआ, आपका कैंसर होता है, एड्स होता है, तो इसके लिए जो यहाँ पर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है फॉर द पेशेंट। तो इसमें इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं,
पेटेंट एक्सक्लूजन, मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक रास्ता दिखाया कि हम किस तरीके से पेटेंट एक्सक्लूजन कर सकते हैं. सो सच क्लैरिटी इज क्रिटिकल इन इंश्योरिंग दैट ऑल स्टेक होल्डर्स आर अवेयर ऑफ द एक्सटेंट टू विच पेटेंट प्रोटेक्शन कैन एंड कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पर्टिकुलर इन्वेंशन. तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो पेटेंट होता है वो प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए आपका हो सकता है. तो एक तरीके से ये क्या करता है, जो पेटेंट एक तरीके से अच्छी भी बात है ना. एक टाइम, इसकी एक टाइम होती है, एक लिमिट होता है कि हम 10 साल के लिए इसमें पेटेंट दे रहे हैं, फिर 12 साल के लिए पेटेंट दे रहे हैं. इससे क्या होगा कि जो आपका इनोवेशन है वो भी एडवांस होगा और एक्सेसिबिलिटी भी यहाँ पर क्या होगी, आपकी इनहेंस होगी. सो वन एरिया वेयर दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द एक्सक्लूजन और टू पेटेंटेबिलिटी सेट आउट इन सेक्शन 3 of the Patent Act. This provision contains a set of filters that every intention must pass through for to be a patentable. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी आपका इन्वेंशन होता है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पेटेंट मिलना चाहिए. क्योंकि ये क्या करता है कि हमारा जो इनोवेशन है उसको एडवांस करता है, हम और ज्यादा इसमें इंक्लूड होते जाते हैं. सो यहाँ पर कुछ केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, अपार्ट फ्रॉम फेमस नोवेरिटिस जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया ऑन सच एक्सक्लूजन रिलेटेड टू सेक्शन 3D. यहाँ पर और भी केसेस है. पहला क्या है आपका, द फर्स्ट नोवोजाइम्स एंड वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन. इसमें ये किससे रिलेटेड है आपका, सेक्शन 3 सब क्लॉज E. ये क्या करता है, विच एक्सक्लूड from protection those composition the amount to a mere aggregation to rather component. The court hold that section 3E does not exclude from the scope of protection aggregate that the already know. So इसमें मेनली ये जो केस था इसमें किसको प्रोटेक्ट किया गया था, कंपोजिशन को प्रोटेक्ट किया गया था. फॉर एग्जाम्पल आप कोई ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, उस ड्रग में आपका क्या क्या कंपोजिशन है, ठीक है. तो ये जो कंपोजिशन था, इंग्रेडिएंट्स थे, अगर आप इंग्रेडिएंट्स से सेटिस्फाई थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो भी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थे, उनको यहाँ पे पेटेंट दिया गया, कंपोजिशन को यहाँ पे पेटेंट दिया गया. नाउ नेक्स्ट इसमें जो सेकंड केस है आपका, हांगकांग एंड संघाई यूनिवर्सिटी वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट विच रिलेटेड टू सेक्शन 3I. यहाँ पर जो सेक्शन 3 सब क्लॉज I है, ये किसकी बात करता है, दिस प्रोविजन इन अ नटशेल एक्सक्लूड्स from the scope of protection invention which consists of any process for the medical, surgical, curative, photophyletic, diagnostic, therapeutical and other treatment of human being or animal to render them disease free to enhance their economic productivity. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम उस किन चीजों को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम द स्कोप, जो प्रोडक्शन है, इन्वेंशन है, इन सारी चीजों से हम एक तरीके से एक्सक्लूड कर रहे हैं. इससे क्या होगा, हमें एक डिसीज फ्री और जो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस होगी. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा. इसमें मेनली ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने कोई ड्रग को बनाया है ना, अब उसमें हमने क्या किया, इन्वेंशन किया, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, सर्जिकल, सारी चीजें इसमें हमने सारी प्रोसेस कर ली. इसमें सारी प्रोसेस आपकी कंसिस्ट है, ठीक है, मेडिकल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, डायग्नोस्टिक, थेरापेटिकली, सारी चीजें इसमें क्या है आपकी कंसिस्ट है. तो इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं. एक्सक्लूड कर रहे हैं मतलब इसको हम पेटेंट एक तरीके से नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम इसको पेटेंट देने लगेंगे तो इसका जो अमाउंट होगा, प्राइस होगा, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, प्राइसी हो जाएगा ये. इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, लोग इसका फायदा ही नहीं उठा पाएंगे, उस चीज को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट इसको हमने क्या करके रखा है, एक्सक्लूड करके रखा है. सो इस तरीके के यहाँ पर कुछ केसेस हैं. तो इसमें कोई भी ब्राइट लाइन रूल्स अभी हमारे पास नहीं है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड प्रोसेसेस आर एक्सट्रीमली हाई एंड द नीड टू प्रिवेंट द ग्रांट ऑफ ओवरवोट मोनोपोलीज इन द सेम इन द पब्लिक इंटरेस्ट. तो देखिए यहाँ पर आपके नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है. सो इन द फैक्ट ऑफ दिस हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक ब्राइट लाइन रूल्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, उन ड्रग्स को पेटेंट भी प्रोवाइड कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सके और उसे एक्सेसिबल और हम क्या कह सकते हैं इसको, इनोवेटिव और ज्यादा बना सके. सो लास्ट पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे, द कोर्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्रेट द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970. हमारा जो 1970 का पेटेंट एक्ट है, इसको कोर्ट क्या कर सकती है, यहाँ पर कोर्ट के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस स्कोप को, यहाँ पर जो प्रोविजंस है, इसको यहाँ पर इंटरप्रेट करें, जिससे कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है फॉर आवर कंट्री एंड द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर डिसीजन, तो जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अकाउंट में हम ला सकें. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज गेम चेंजर, जीन थेरेपी ऑफर न्यू होप फॉर
दोज विद सिकल सेल डिसीज। पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए सिकल सेल डिसीज क्या होती है। अब आपकी यूके ड्रग रेगुलेटर अप्रूव कैसगेवी अ जीन थेरेपी टू ट्रीट पीपल अबव 20 विद सिकल सेल डिसीज एंड बेटा थैलीसेमिया। ओके, सो थैलीसीमिया, तो यहाँ पर आपकी दो डिसीज है। कौन सी आपकी है? पहली है सिकल सेल डिसीज और दूसरी है आपकी बीटा थैलेसेमिया। ओके, इसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि यूके का जो ड्रग रेगुलेटर अप्रूव है, उन्होंने जो यूके का ड्रग रेगुलेटर है, उन्होंने दो जीन थेरेपी, एक का नाम क्या है आपका कैसगेवी एंड सेकेंड आपका नाम है लेफेग्निया। कैसगेवी एंड लेफेग्निया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपकी जीन थेरेपी है। इससे हम क्या करेंगे, जो आपकी सिकल सेल डिसीज है पेशेंट्स की, उसको अबव द 12 मतलब किसी भी पर्सन की एज 12 साल से अगर ज्यादा है तो उस पर्सन को हम इस डिसीज से, इस जीन थेरेपी से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। सो हियर यू विल सी कि these landmark decision marks the beginning of gene therapy using CRISPR Cas9 tool to treat disease that would otherwise be cured only through bone marrow transplantation। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, ये जो डिसीज थी ये किससे ट्रीट होती थी, यहाँ पर आपका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता था, है ना। उसके बाद ये क्या होता था, ये जो आपका सिकल सेल डिसीज है इसको हम ठीक कर पाते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गई है, न्यू जीन थेरेपी आ गई है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले आपकी है Leishmania uses disable lentivirus as a vector to introduce into the blood stem cell a new gene for hemoglobin that mimics the healthy version। इसमें हम क्या करेंगे, आपका एक डिसेबल लेंटीवायरस जो होगा उसको हम एक तरीके से वेक्टर की तरह काम करेंगे और हमारी जो ब्लड स्टीम होती, ब्लड सेल होती, मान लो यहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ब्लड स्टेम सेल, इसमें इस डिसेबल्ड एंटीवायरस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, एक्चुअली इसमें जो आपका सिकल सेल डिसीज होती है और थैलीसेमिया होता है, इसमें जो हमारा जीन होता है ना, सॉरी, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल की तरह क्या होता है आपका नहीं होता है, जिसमें क्या होता है आपको जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए हम इस वायरस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और ये वायरस क्या करेगा, मिमिक्री करेगा हेल्दी वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, सो लेफेग्निया में आपका ये होगा। सेकेंड हम बात करते हैं कैसगेवी की। सो ये क्या करेगा, आपका जीन एडिटिंग टूल, ये एक जीन एडिटिंग टूल की तरह काम करेगा। इसमें मेनली क्या होगा, सो Cas9 टू डिसेबल अ पर्टिकुलर जीन दैट टर्न ऑफ फ्यूटल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड स्टेम सेल। तो इसमें यहाँ पर जो भी आपके कह सकते हैं हम कह सकते हैं जो भी आपकी खराब जीन्स हीमोग्लोबिन्स हैं, फीटल आपकी जो हीमोग्लोबिन्स हैं उन्हें ऑफ कर देगा। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर को देखिए, ये है आपकी हेल्दी ब्लड सेल्स, नॉर्मल ब्लड सेल्स, और ये है आप अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड सेल्स, और ये जो आपको ये पतली पतली दिख रही होंगी, इस तरीके का जो शेप है चेंज दिख रहा है, ये सिकल सेल्स है। तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये इसको क्या कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगी। ठीक है, टर्न ऑफ कर देंगी। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे जब ये टर्न ऑफ ही हो गई है तो इस तरीके से आपका क्या होगा, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो इसमें मेनली क्या हो रहा है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया है। 28 of 29 सिकल सेल पेशेंट्स हु वर रिसीव्ड कैसगेवी जीन थेरेपी वर रिलीव्ड। तो यहाँ पर मतलब फॉर अ ईयर, मतलब आप कह सकते हैं कि एक साल के लिए मेनली पहले क्या होता था, इसमें हर वक्त आपको जो हीमोग्लोबिन, आपका जो ब्लड उसको चेंज करवाना पड़ता था। तो अभी इसमें क्या, इस जीन थेरेपी से आप एक साल तक या फिर 16 महीने 18 महीनों तक क्या कर सकते हैं, मेनली यहाँ पे 18 मंथ तक आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज, आपका जो ब्लड है वो चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो जीन थेरेपी से हमें रिलीफ मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं बीटा थैलेमेसिया की। 39 of 22 पेशेंट्स डिड नॉट रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर 1 ईयर। इसमें से 42 पेशेंट्स में से 39 पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी एक साल तक। ओके, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर 70% क्या हुआ आपका, इसमें रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो ये जो आपका थेरेपी है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बट आपका जो बोन मैरो है, बोन मैरो से थोड़ा कम कॉस्टली है। ठीक है, तो इसमें हमें मैचिंग बोन मैरो, पहले की मेनली प्रॉब्लम क्या होती थी बोन मैरो में कि आपको जो मैचिंग बोन मैरो है ये नहीं मिल पाता था। लेकिन इस जीन थेरेपी में क्या होगा, आपका ही जो ब्लड है, आपका ही जो स्टेम सेल है उसमें ही एडिटिंग की जाएगी और
इस थेरेपी को यहाँ पर फॉलो अप किया जाएगा। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा सिकल सेल डिसीज के बारे में देख लेते हैं। ये आपका 2 बार आ चुका है। सो सिकल सेल डिसीज इज अ क्रॉनिक सिग्नल जीन डिसऑर्डर। ये क्या होता है? आपका जीन डिसऑर्डर होता है कॉजिंग अ डेलिब्रेटिंग सिस्टमेटिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय क्रॉनिक एनीमिया। इससे क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, आपको पेनफुल एपिसोड्स यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं, आपका जो ऑर्गन होता है इन्फ्रेक्चर्स होते हैं, ऑर्गन धीरे धीरे हमारे डैमेज होने लगते हैं और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रिड्यूस होने लगती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? सो मेनली यहाँ पर कोई भी कॉमन सिम्टम्स पहले नहीं होते हैं। धीरे धीरे इसमें क्या होता है? आपको थकान होती है, वीकनेस होती है और आपकी बॉडी में पेलनेस होने लगती है, मतलब आपके फेस का जो कलर है वो चेंज होने लगता है। फिर धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है, नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचता है, तो इसमें आपको कुछ पेनफुल इवेंट्स भी फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सडन और इंटेंस पेन होगा लाइक इन बोन्स, चेस्ट, बैक, आर्म्स एंड लेग्स। सो अगर और इससे क्या होता है कि आपकी जो प्यूबर्टी है और ग्रोथ है उसमें भी डिले देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको यहाँ पर जो भी मेनली प्रॉब्लम है, सिकल सेल अगर प्रॉब्लम है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर करवाना पड़ता है। इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे केसेस हैं। एज पर अभी हम देखेंगे इंडियन स्टेट में 67.8 मिलियन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें से मेनली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ये सिकल सेल जो डिसीज है ये यहाँ पर देखना पड़ता है। उनको सबसे ज्यादा ये वल्नरेबल है। कौन? ट्राइबल पॉपुलेशन। ओके, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी? थैलेसीमिया की। सो ये भी क्या है? इसमें आपका जो ब्लड डिसऑर्डर होता है दैट कॉजेज योर बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। इससे क्या होता है? ब्लड डिसऑर्डर होता है। फॉर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका नॉर्मल ब्लड सेल्स है, आपको व्हाइट ब्लड सेल्स दिख रहे होंगे, प्लेट्स दिख रही होंगी, रेड ब्लड सेल्स दिख रही होंगी। बट थैलेसेमिया में क्या होता है? आपका ये माल फॉर्म रेड ब्लड्स, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से ये चेंज है, प्लेट्स यहाँ पर किस तरीके से चेंज है और जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें जो उनका स्ट्रक्चर है किस तरीके से चेंज है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल से यहाँ पर कम होता है। इससे क्या होता है कि ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है। तो इससे क्या होता है? आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो थकान की हम बात कर रहे हैं, पेलनेस होना, वीकनेस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज राज्यसभा पासेस बिल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। सो यहाँ पर राज्यसभा में यहाँ पे बिल आपके आए थे। कौन कौन से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल। ये इस बिल का नाम है। आप इस बिल का नाम याद रखना है आपको। क्या है आपका बिल का नाम? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस। मतलब कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होना है। पहले हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण क्या होता था, जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी हम इसको इंश्योर नहीं कर पा रहे थे। इसके चलते आप लोगों को याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, हमने एक पैनल बनाया था, उस पैनल में आपके 3 लोग थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट है सेंटर से आपका जो लीडर है वो रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, और अपोजिशन पार्टी के यहाँ पर लीडर रहेंगे। ओके, बट फिर क्या होता है, आपकी जो लोकसभा होती है, आपकी जो पार्लियामेंट होती है, इस पैनल में यहाँ पे चेंज करती है। ऑल्दो इसमें वर्डिक्ट ये दिया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि ये पैनल तब तक वर्क करेगा जब तक जो पार्लियामेंट है इसमें कोई भी चेंज नहीं करती है, पार्लियामेंट यहाँ पर कोई भी एक्ट लेकर नहीं आती, लॉ लेकर नहीं आती, तब तक ये पैनल यहाँ पर वर्क करेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, आपका पार्लियामेंट आपकी आती है, आपका न्यू पैनल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है अदर ऑफिसर से, जो हमारे चीफ इलेक्टरी सेक्रेटरी होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि हमने क्या किया है, एक जो न्यू बिल है उसको पास किया गया है, जिसमें हम जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। ऑल्दो अपोजिशन वाज वांटेड टू सेंड दिस बिल टू पैनल, बट इसको हाउस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज 74% इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट इन 2021 रिपोर्ट। यहाँ पर आपकी एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट का नाम है रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023, एक आपकी स्टैटिक एंड ट्रेंड्स है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 74% ऑफ इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। 2021 में यहाँ पर 74% इंडियंस जो थे उनको हेल्दी डाइट वो अफोर्ड नहीं कर पाए, और 2020 की बात करते हैं तो ये इट वॉज 76% यहाँ पर 2020 में था, और इन 2021 इट इज 74%, सॉरी इट वॉज 74%। पाकिस्तान की बात करते हैं तो
it is 82.2%, इन बांग्लादेश 66.1%। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उनको डिफिकल्टीज हो रही है फाइंडिंग अ हेल्दी फूड। वाई? क्योंकि जो फूड का प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है। ड्यू टू दैट रीजन लोगों को खाना मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग दे आर हंग्री, बट उन्हें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं, सो दे आर नॉट गेटिंग दैट हेल्दी डाइट। सो इफ फूड कॉस्ट rise at all the same time income falls, a compounding effects occurs that can result in even more people unable to afford healthy diets। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी इनकम क्या हो रही है, फॉल हो रही है, बट जो फूड का प्राइस है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। सो ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर हम आगे भी देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं आपकी अनहेल्दी डाइट में जो है वो फंसते जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए पूरा डेटा दिया गया है आपके सामने कि इट इज सेड दैट 16.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज अंडर नरिश्ड। हमारे 16.6% जो पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सदर्न एशिया शोड हायर प्रेवलेंस ऑफ सीवियर फूड इनसिक्योरिटी कंपेयर्ड विद अदर सब रीजन्स। अगर हम सदर्न एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है। इंडिया की बात अदर और करते हैं कि चिल्ड्रन इन इंडिया 31.7% आर शोड स्टंटेड। यहाँ पर जो स्टंटेड है उनकी ग्रोथ यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि पुअर मैटरनल हेल्थ और न्यूट्रिशन के कारण, उन्हें एडिक्वेट फीडिंग प्रैक्टिस ना होने के कारण जो इन्फेंट्स है हमें स्टंटिंग दिखाई दे रहा। वेस्टिंग की बात करते हैं। वेस्टिंग क्या होता है आपका, लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट तो आपकी बढ़ गई है बट जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है, सो दैट इज स्टंटिंग। सो इंडिया रिकॉर्डेड द हाइएस्ट एवर रिकॉर्ड 18.7%। आपके जो 5 साल से कम बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टंटिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अदर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग मेंटेनिंग चाइल्डहुड वेस्टिंग लेस देन 5%। सो आप यहाँ पर देखते जाएंगे कि कितनी ज़्यादा 53% ऑफ विमेन एज 15 to 49 इन इंडिया हैड एनीमिया। यहाँ पर 15 से लेकर 49 ईयर्स तक की एज की जो विमेन है इसमें से 53% जो विमेन है वो किससे यहाँ पर डायग्नोस्ड है, एनीमिया से यहाँ पर डायग्नोस्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से ज़्यादा प्रेवलेंस हो रही है। तो इसका मेन सॉल्यूशन क्या है, आपका जो हेल्दी फूड है हम इसको किस तरीके से अफोर्डेबल बना सकते हैं, और अफोर्डेबल के साथ साथ हमें इसे एक्सेसिबल भी बनाना होगा, तभी हम ये जो प्रॉब्लम है हम इसको क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। तो आज के आर्टिकल में इतने ही आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, ओके, सो सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, नॉर्थ ऑफ गिलगिट। सॉरी डी ऑप्शन इज योर करेक्ट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है हमारी यहाँ पर नुब्रा वैली आ जाती है, ये आपकी नुब्रा वैली है। आप मैं इसको जूम कर देती हूँ, ये नुब्रा वैली। तो इसका जो नॉर्थ है, आप इधर नॉर्थ में जाएंगे तो ये आपको सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये काराकोरम पास यहाँ पर आ जाता है और ये आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। आपका ऑप्शन सी, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन भी क्लियर है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।